हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ऑफलाइन अंग्रेजी। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। ये मेरी आपसे आशा रहेगी। दोस्तों, इस समय कोरोना केस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि जितना जल्दी हो सब लोग वैक्सीन लगवा लें। और अगर आप वैक्सीन लगवा लिए हैं तो और लोगों को मोटिवेट करिए कि भाई जाओ जल्दी से वैक्सीन लगवाओ। और हाँ, पहली बात, दूसरी बात ये है कि नेगेटिविटी मत फैलाइए, नकारात्मकता मत फैलाइए, ठीक है। बाकी अगर आप ही लोग कम करेंगे तो वही हमारी देश की सेवा होगी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, अगले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन जो है ये है कि बंद कमरों में स्टोव व अंगीठी का प्रयोग न करने की सलाह निम्न कारणों से दी जाती है, ठीक है। क्यों दी जाती है? तो इसके प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका स्टोव का बंद हो जाना, कार्बन मोनोऑक्साइड से विषाण, ये नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड से विषाण। अब आपका आंसर ये क्या है? देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो कार्बन मोनोऑक्साइड इससे होता है, CO लिखते हैं ना। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या लिखते हैं? CO लिखते हैं, CO। एक कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है कि जब ब्लड में हमारा हीमोग्लोबिन होता है उससे रिएक्शन कर लेता है, और रिएक्शन कर लेता है तो क्या बना लेता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। क्या बना लेता है दोस्त? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, जो हमारे शरीर के लिए क्या होता है? जहरीला हो जाता है। इसलिए जो कहा जाता है कि बंद कमरे में स्टोव अंगीठी नहीं जलाना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि कई लोग जो है सो जाते हैं तो फिर जो है रात भर जो है गैस कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता रहता है और आदमी को पता ही नहीं चलता है तो मर जाता है। इसलिए इसको हम साइलेंट मौत भी कहते हैं, साइलेंट डेथ। इसको जो है कहीं कहीं साइलेंट डेथ भी कहा जाता है, ठीक है दोस्त। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ में आओगे। तो फिर चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस प्रश्न का उत्तर सी है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि खाना पकाने के लिए काम में लाए जाने वाली गैस। ये दोस्तों कई बार क्वेश्चन आया है कि खाना पकाने के लिए जो सिलेंडर आता है हमारे घर में, उनमें क्या होता है। तो उनमें जो है कार्बन मोनोऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड होता है, बिल्कुल गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन का होता है, ये भी गलत है। ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, ये सही है। मीथेन और एथिलीन वो गलत होता है। ब्यूटेन और प्रोपेन का जो प्रयोग होता है वो लिक्विड फॉर्म में जो गैस सिलेंडर में दिया जाता है। अब देख लेते हैं प्रोपेन का फार्मूला क्या होता है। अगर प्रोपेन देखा जाए, प्रोपेन, ये जो प्रोपेन होता है उसका फार्मूला होता है C3H8, ठीक है। और जो ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन उसका होता है C4H10, ठीक है। दोस्तों, ऐसा कैसे होगा? क्योंकि ये एल्केन ग्रुप के एग्जाम्पल हैं, ब्यूटेन और प्रोपेन। तो एल्केन ग्रुप का जो फार्मूला होता है, एल्केन ग्रुप का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2n+2। वही से जो है ये दोनों एल्केन का फार्मूला निकाला जाता है, ठीक है दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका उत्तर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर निम्नलिखित को उनके रासायनिक सूत्र के साथ जोड़िए। आपको जो है मिलान करना, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, प्राकृतिक गैस को हम क्या कहते हैं? CH4 को कहते हैं। प्राकृतिक गैस किसको कहते हैं? CH4 को। इसको क्या कहते हैं? इसको मार्क्स गैस भी कहते हैं, ठीक है। इसको नेचुरल गैस भी कहते हैं, ठीक है। इसको दलदली गैस भी कहते हैं, क्योंकि दलदली जो क्षेत्र होता है वहाँ पर भी ऐसा ही गैस निकलता है, ठीक है। तो आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। जो धान का खेत होता है, धान का जो खेत होता है वहाँ से भी जो है ऐसी गैस निकला करती हैं, ठीक है दोस्त। तो ये प्राकृतिक गैस का ही हो जाएगा। फिर अगर हाइड्रोक्सी गैस की बात की जाए, हाइड्रोक्सी गैस तो N2 होगा, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको बोलते हैं। शुष्क बर्फ, ड्राई आइस जो है CO2 को बोला जाता है। और अमोनिया को क्या बोला जाता है? अमोनिया किसको बोला जाता है? NH3 को बोला जाता है, ठीक है दोस्त। तो अगर हम मिलाने वाली बात हो जाए तो यहाँ पे क्या कहोगे कि जो पहला है, पहले का क्या होगा? पहले का क्या? CO2 का मतलब होता है पहले का C, N2 दूसरे का B, अमोनिया तीसरे का D,
मीथेन चौथे का ए, यानी CBDA जो ऑप्शन में होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्राकृतिक गैस किसको मिलाएगा, प्राकृतिक गैस ये जो है मिलाएगा चौथे को, तो ये जो चौथे को मिलाएगा ये एकमात्र ऑप्शन है, ये एक ही मात्र ऑप्शन ये क्या सी है। ठीक है दोस्त, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर अगर चलते हैं अगले क्वेश्चन। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले तो पूछता है कि गैस के विसरण का नियम कौन दिया था, गैस के विसरण का नियम किसने दिया था, तो आप बताओ सर ये तो ग्राहम ने दिया था। ग्राहम ने गैस के विसरण का नियम दिया था। क्या दिया था, उन्होंने बोला था कि आप क्या करिए कि कांस्टेंट टेम्परेचर लीजिए, टेम्परेचर क्या रखिए, कांस्टेंट रखिए। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखिए और साथ ही साथ प्रेशर को भी कांस्टेंट रखिए। ठीक है दोस्त, प्रेशर और टेम्परेचर इन दोनों को आप क्या रखिए, कांस्टेंट रखिए, नियत रखिए। ठीक है, तो जो गैसों का जो डिफ्यूजन रेट होता है, गैसों का जो विसरण की दर होती है, यानी कि R1 अपान अगर R2 की बात की जाए तो आपका होता है स्क्वायर रूट M2 अपान M1 के, या फिर स्क्वायर रूट क्या होता है D2 अपान D1 के बराबर होता है। ठीक है दोस्त, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। दोस्त होता क्या है यहाँ पे जो M है, M का मतलब होता है मॉलिक्यूलर वेट। क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट, अणु भार जिसको बोलते हैं। और D जो यहाँ पे बता रहा है वो आपको डेंसिटी बता रहा है। क्या बता रहा है दोस्त, डेंसिटी बता रहा है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो दोस्त जो अगर सीधी सीधी बात कही जाए तो उन्होंने ये बताया था कि जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है डेंसिटी के। ठीक है, और ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपान मॉलिक्यूलर वेट के। कहने का मतलब है कि ग्राहम ने नियम दिया था, उन्होंने बताया था कि जो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए और प्रेशर कांस्टेंट रखा जाए तो जो गैस का डिफ्यूजन रेट होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के या फिर इसके मॉलिक्यूलर वेट के। तो अगर आप गैस का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लोगे तो इससे आप डिफ्यूजन रेट भी निकाल सकते हो, डिफ्यूजन रेट निकाल लोगे तो फिर आप रेट भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि गैस के विसरण की दर अणु भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, तो गलत बात है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अणु भार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये सही है। घनत्व के अनुक्रमानुपाती नहीं, घनत्व की क्या होता है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या दिख रहा है, व्युत्क्रमानुपाती, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अणु भार के अनुक्रमानुपाती, अणु भार के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ आया। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका क्या होगा, डी होगा। उम्मीद करते हैं दोस्त आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। दोस्तों अभी मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक जो है मीथेन होता है। मीथेन तो होगा नहीं, प्रोपेन भी नहीं होगा, प्रोपेन भी नहीं होगा, प्राकृतिक गैस मीथेन होता है, इसलिए CH2 बोलते हैं। दोस्तों आपको पता है कि CNG भी चलाया जाता है, वो भी नेचुरल गैस पे ही आधारित होता है। CNG को हम क्या बोलते हैं, कंप्रेस्ड, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है दोस्त, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाई जाती है दोस्त, गोबर गैस में अगर मुख्य रूप से लिखा रहा तो मीथेन पाई जाती है। ठीक है दोस्त, मीथेन पाया जाता है। देखिए क्लोरीन को तो Cl2 लिखते हैं, हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं, एथिलीन को हम क्या लिखते हैं, C2H4 लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एल्कीन ग्रुप का है, तो एल्कीन ग्रुप का जो होता है तो उसका CN क्या होता है, H2N होता है। मीथेन क्या है आपका, एल्केन है। मीथेन क्या है दोस्त, आपका एल्केन है, तो मीथेन जो है वो CH4 लिखते हैं। ठीक है, यही मीथेन जो है, मीथेन ही क्या है, गोबर गैस का मुख्य रूप से पाई जाती हैं। अब दोस्त यहाँ क्वेश्चन आ गया था गणित वाला क्वेश्चन टाइप का। अब दोस्त यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, आपको पता है कि मैं अगर 18 ग्राम पानी लेता हूँ, क्योंकि H2 है, H2 में क्या ऑक्सीजन कितना है, 16 है, और हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो इसका मतलब हो गया कि इसमें कितना है, 16 ग्राम क्या है, 16 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन है, और 2 ग्राम क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है दोस्त, तो ग्राम ग्राम में हो गया। तो अगर मैं 18 किलोग्राम का लूँगा तो ये भी किलोग्राम में हो जाएगा, ये भी किलोग्राम में हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं दोस्त आपको यहाँ तक समझ में आ रहा हो। देखिए फिर से बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं H2O की बात करूँ, मगर मैं देखिए ये यहाँ पर लिख के बताता हूँ। देखिए यहाँ पे H2O का तो 18 होता है। मान लीजिए मैं 18 किलोग्राम पानी ले लिया, बाई चांस मान लीजिए मैं 18 किलोग्राम पानी ले लिया, तो पहले तो आपको पता है कि 18 ग्राम में क्या होता है। 18 ग्राम में क्या होता है कि 16 ग्राम तो आपका ऑक्सीजन होता है। तो मान लेते हैं कि 16 किलोग्राम में क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। और फिर जो है हाइड्रोजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन कितना होगा, 2 किलोग्राम हाइड्रोजन होगा, है ना दोस्त। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तब यहाँ 90 किलोग्राम की बात हुई, तो 90 हो रही है तो यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर भी 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर भी 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यानी कि 18 पच्चीस कितना हो गया, 90 हो गया। यानी कि अगर आप 90 किलोग्राम पानी लेते हैं, तो इसका मतलब होगा कि 16 पच्चीस 80 किलोग्राम जो है आपके क्या बनेगा, 80 किलोग्राम आपके क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा। अब 5 दूनी 10 किलोग्राम आपका क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा। देखिए तभी तो 80 और 10 मिल करके 90 हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अब हमसे पूछ रहा है कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। तो ऑक्सीजन की मात्रा अगर पूछेगा तो आप देख रहे हैं 80 किलोग्राम, तो इस प्रश्न का उत्तर जो है 80 किलोग्राम होगा। अगर आपसे पूछता है कि नहीं ऑक्सीजन कितना है, तो इसमें कहीं ना कहीं 10 दिया होता है, तो आप 10 को टिक मारते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। कौन सा अवयव जलने में सहायक होता है, जाहिर सी बात है जो सहायक होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। कार्बन तो नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होता, नाइट्रोजन भी नहीं होता। जलने में सहायक जो है ऑक्सीजन होता है। कहते हैं कि धरती पर हर चीज़ जो है आग पकड़ लेती है, यदि यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन नहीं होता है। नाइट्रोजन की प्रेजेंस की वजह से जो है कोई भी आग जो है बहुत दूर तक नहीं फैलती है। ठीक है दोस्त, जितना ज़्यादा आप ऑक्सीजन मिलेगा आग को, उतना दूर तक वो फैलेगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो फिर चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस प्रश्न का उत्तर जो है, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस यूज की जाती है। तो दोस्तों आपको पता है कि सोडा वाटर कैसे बनाया जाता है। सोडा वाटर को तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हाइड्रोजन कार्बोनेट कर देते हैं। तो इसको जब आप गर्म करोगे तो क्या बनेगा, H2O बनेगा और CO2 बनेगा। यानी कि सोडा वाटर बनाने के लिए हम कौन सी गैस यूज करते हैं, तो हम बोलेंगे सर CO2 गैस यूज करते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आएगा। देखिए इस प्रश्न का उत्तर जो है सी होगा। बंद कमरे में चलते हरे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुल जाता है तो कमरा क्या हो जाता है, कमरा थोड़ा ठंडा हो जाता है, गलत बात। कमरे का तापमान गिर जाएगा, गलत बात। कमरे का तापमान प्रभावित नहीं होगा, गलत बात। कमरा धीरे धीरे क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है। अगर बंद कमरे में आप फ्रिज खोल देते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका जो कमरा है, कमरा धीरे धीरे क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो फिर चलते हैं दोस्तों, आपसे मेरी आपसे आशा है कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक लाइक करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे। दोस्तों इससे क्या होता है कि मेरे चैनल को सपोर्ट मिलता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मैं आपके लिए रोज़ अच्छी से अच्छा कंटेंट लेके आता रहूँगा जो एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्त। ठीक है, मैं रोज़ देखता हूँ कितने कितने लोगों ने मेरा चैनल को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, वीडियोज़ को शेयर किया है। ठीक है दोस्त, तो इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। नहीं होता तो फिर डिमोटिवेट होते हैं। ठीक है जैसी आपकी मर्ज़ी। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले क्वेश्चन क्या बोलता है, बायोगैस में अधिकतम मात्रा में क्या पाया जाता है। बायोगैस में अधिकतम मात्रा में मीथेन पाया जाता है। मीथेन का फार्मूला मैंने बता ही दिया, CH4 होता है। इसको मार्क गैस भी कहते हैं, इसको दलदली गैस भी कहते हैं। ठीक है, मार्क गैस, दलदली गैस, गोबर गैस में भी ये पाया जाता है। ठीक है दोस्त, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो CNG से जो भी गाड़ियाँ चलती है उसमें भी क्या होता है, ये नेचुरल गैस होता है। ठीक है दोस्त, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ आया। इस क्वेश्चन का उत्तर सही होगा। एल्कोहल, अब ये आ गया एल्कोहल। एल्कोहल में क्या होता है, देखिए दोस्त एल्कोहल जो है, एक तो पहले CH3OH होता है। जहाँ OH लग जाए समझिए कि वो एल्कोहल ग्रुप का है। ठीक है, तो CH3OH है, CH3OH। तो अगर CH3OH है तो ये क्या होता है, विषैला होता है, जहरीला होता है। ठीक है, लेकिन है तो एक, तो जो हमारे लिए जो शराब बनाई जाती है या भी जो हम लोग लैब में जो एल्कोहल यूज करते हैं वो एल्कोहल होता है जनरली C2H5OH। ठीक है, तो चाहे आप इसमें देखिए चाहे आप इसमें देखिए। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो ये कार्बन है। ठीक है, कार्बन जिसमें होगा, देखिए इसमें कार्बन नहीं है तो ये काट दीजिए, इसमें कार्बन है ये भी काट दीजिए। अच्छा, BOC में कार्बन है। हाइड्रोजन भी देख लीजिए, हाइड्रोजन भी है। और ऑक्सीजन, तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा आपका, बी वाला ऑप्शन सही होगा। नाइट्रोजन इसमें तो है ही नहीं है, तो इसका मतलब कि आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा।
यानी कहने का मतलब है कि अल्कोहल में क्या क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। उम्मीद करते हैं दोस्त आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का उत्तर जो है आपको क्या है, बी है। फिर चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सी गैस सिगरेट लाइटर में से निकलती है? सिगरेट लाइटर से अगर देखा जाए तो सिगरेट लाइटर से ब्यूटेन निकलती है। ब्यूटेन गैस निकलती है जिसकी वजह से सिगरेट क्या करने लगता है, लाइट देने लगता है, जिस वजह से लोग क्या करते हैं, अपना अपना सिगरेट जलाते हैं, जो भी अपने काम में लगाते हैं। ठीक है, तो ब्यूटेन का फार्मूला क्या था? ब्यूटेन का फार्मूला होता है C4H10। क्यों? क्योंकि ये एल्केन ग्रुप का है, एल्केन ग्रुप का हमें पता है CHN2n+2 होता है। और जब ब्यूटेन है तो ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं, तो एन की वैल्यू 4 रखोगे, 4 रखोगे तो 4 और 4 दूनी 2, 4 दूनी 2 10 हो जाएगा, यहाँ पे 4। तो यहाँ से हमने फार्मूला निकाला। उम्मीद करते हो दोस्त यहाँ तक आपको समझ में आया है। इस प्रश्न का भी उत्तर क्या है, ए होगा। अश्कू गैस, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है दोस्त। अगर देखा जाए इसमें बेंजोफिनोन भी नहीं होगा, एसिटोफिनोन भी नहीं होगा, ब्रोमोक्रमी है। ये क्या है, क्लोरोएसिटोफिनोन। क्लोरोएसिटोफिनोन जो है अश्कू गैस का रासायनिक नाम होता है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है, इसको नोट करके लिख लीजिएगा। अगर नहीं आता है तो लिख लीजिए, नहीं अगर आता है तो अच्छी बात है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वायु की संगठन कैसे सामान्यतया होती है? अगर सामान्यतया देखा जाए तो भाई सामान्यतया नाइट्रोजन होती है कितना, 78%, और ऑक्सीजन होता है कितना, 21%। तो कुल मिला के 99% तो यही होगा। ठीक है दोस्त, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है ए होगा। अब आते हैं जो एक सवाल आ गया, केमिस्ट्री का एक सवाल आ गया। इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, छोटा कर लेते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 7 से 60 mm दाब पर एक गैस का आयतन 200 घन सेंटीमीटर है। -3 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 7 से 60 mm दाब पर इस गैस का आयतन क्या होगा? दोस्तों हमने हाई स्कूल इंटर में एक जो है फार्मूला पढ़ा था। वो फार्मूला जो था गैस समीकरण से था, यानी कि P1V1/T1 बराबर होता है P2V2/T2। ठीक है दोस्त, यहाँ देखो मैं, तो अगर मैं यहाँ पे P1 की बात करूँ तो P1 जो है हमारा कितना दिया है, P1 अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 60 से 60 mm दिया है। ठीक है, वॉल्यूम हमको कितना दिया है, 200। ठीक है, और टेम्परेचर हमको कितना दिया, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों अगर 27 जो अगर टेम्परेचर इसमें क्या होता है कि अगर टेम्परेचर आपको सेंटीग्रेड में दिया है तो उसको आप केल्विन में बदल लीजिए। तो केल्विन में कैसे बदलते हैं, 273 में क्या कर देते हैं, जो डिग्री सेंटीग्रेड में जो भी टेम्परेचर दिया होता है उसको जोड़ लेते हैं। तो 273 में अगर 27 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम टेम्परेचर लिख देते हैं, T1 कितना होगा, 300 होगा। ठीक है, यहाँ पे V1 कितना होगा, 200 होगा। उम्मीद करते हो दोस्त आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं P2 को देख लेता हूँ। तो P2 जो है आपका कितना दिया है, P2 भी आपका 60 से 60 mm दिया है। ठीक है, वॉल्यूम हमसे पूछ रहा है, यानी V2 हमसे पूछ रहा है। ठीक है, और टेम्परेचर हमको कितना दिया है, T2 हमको कितना दिया है, -3 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो -3 है, तो -3 में फिर 273 जो दीजिए तो आपका पता चल जाएगा कि हमारा कितना आएगा, 270 आएगा। ठीक है दोस्त, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आएगा। तो फिर हम क्या करते हैं, सीधे फार्मूला पर रख देते हैं। फार्मूला हमारा क्या था, P1V1/T1 बराबर होता है P2V2/T2। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर रख लीजिए 7 से 60, और क्या रखिए, वॉल्यूम कितना है, 200 टेम्परेचर आपका कितना होगा, 300 बराबर हो जाएगा। यहाँ पे -3 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी टेम्परेचर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 270। अभी मैंने पीछे बताया कैसे निकाला जाता है। और जो है 60 से 60 mm Hg है, ये कि आपका प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, और हमको वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम को हम भी कर लेते हैं। अब देखिए अब क्या होगा, 7 से 60 कट जाएगा, है ना, इन 2 जीरो से इन 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, 3 नवा क्या हो जाएगा, 27, 90, और 9 दूनी क्या हो जाएगा, 18। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा उसका उत्तर जो है आपका क्या होगा, यहाँ पे 180 होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो 180 घन सेंटीमीटर होगा, यानी 16 का डी होगा। निम्न से कौन सी आदर्श गैस नहीं है? भाई आदर्श गैस किसको बोलते हैं, आदर्श गैस उसी को बोलते हैं ना, जो अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखा था जिसको मोजले ने दिया था, उसमें अगर आप देखेंगे 18वां ग्रुप जो सबसे लास्ट में जो होता है ना, तो वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा हीलियम, नियॉन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टॉन, फिर जीनॉन, फिर एरॉन, यही सब तो अक्री गैस है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो नियॉन है, ठीक है, आर्गन है, ठीक है, रेडॉन है, ठीक है, नहीं सिलिकॉन नहीं होना चाहिए। सिलिकॉन तो क्या होता है,
सिलिकॉन आपका मेटलॉइड है, उपधातु है, ठीक है। तो मैं इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 17 का सी होगा। आखिरी गैस परमाणु के सबसे बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगर इसको जानना चाहेंगे तो आप क्या करिए कि नियॉन निकाल लीजिए। आखिरी गैस किसको बोलते हैं, नोबेल गैस को तो बोलते हैं। तो ऐसे मान लीजिए नियॉन है, नियॉन का कितना होता है 10 का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ तो हमारे यहाँ 2 और 8। तो यानी कि बाहरी जो आखिरी गैस आखिरी क्यों आते हैं, क्योंकि उनके बाहरी कक्षक जो है आटोमिक सेल जो उनके क्या होता है पूरे भरे होते हैं। तो इसी पूछ रहा है कि सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी होगा। ठीक है दोस्त, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। वनस्पति घी निम्न में से किससे बनाई जाती है। अगर वनस्पति घी की बात की जाए दोस्त, तो वनस्पति घी जो है वो आपका हाइड्रोजन के प्रेजेंस से बनाई जाती है। ठीक है दोस्त, एल्कीन ले लिया जाता है। ठीक है, एल्कीन में जो है हाइड्रोजन उत्प्रेरक एज ए कैटालिसिस उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। उत्प्रेरक क्या होते हैं कि उत्प्रेरक जो होता है कि रिएक्शन के दौरान जो है वो उसमें रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन या तो बढ़ा देता है या तो घटा देता है। उसी को हम क्या कहते हैं, कैटालिसिस कहते हैं, यानी उत्प्रेरक कहते हैं। ये एल्कीन से क्या बनने लगता है, एल्केन बनने लगता है। ठीक है, तो इसी को जो है तो यही पूछ रहा है कि वनस्पति घी बनाना है। अगर हमको वनस्पति घी भी एक तरह का क्या होता है, एल्केन होता है। तो यदि हमको वनस्पति घी बनाना है तो हम हाइड्रोजन के प्रेजेंस में बनाते हैं। ठीक है दोस्त, यहाँ तक समझ में आएगा, उम्मीद करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी होगा। निम्न में से एक परमाणु गैस कौन सी है। ठीक है दोस्त, अब एक परमाणु गैस की बात हो रही है, एक परमाणु गैस की बात हो रही है। तो दोस्तों अगर हाइड्रोजन को देखा जाए तो हाइड्रोजन को हमेशा H2 लिखा जाता है, क्यों, क्योंकि ये द्वि परमाणु गैस है। नाइट्रोजन को भी हम N2 लिखते हैं, क्लोरीन को भी हम Cl2 लिखते हैं। ये तीनों क्या है, द्विपरमाणु गैस है, डायटोमिक क्या है, गैस है। लेकिन जो हीलियम है, हीलियम को हम हमेशा कैसे लिखते हैं, हीलियम को हम हमेशा He से लिखते हैं, हीलियम। तो हीलियम आपका क्या है, एक परमाणु गैस है, इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या होगा, हीलियम होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। दोस्तों यही मेरा आज तक का या आज तक की क्वेश्चन सीरीज था। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। यदि दोस्तों अच्छा लगा, समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी आपसे यही आशा रहेगी। और दोस्तों जितना जल्दी हो सके अपने आस पड़ोस के लोगों को कहिए कि जल्दी से जल्दी जाके वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन लगवाएंगे तभी जो है भारत का जो 4 लाख केस आ रहा है वो कम होगा। दूसरों को मोटिवेट करिएगा, नकारात्मकता मत फैलाइएगा। यही आपकी एक तरह की क्या है, देश सेवा ही कर रहे हैं एक तरह से। जितना जल्दी हो सके वैक्सीन लगवाइए। अपने घर में किसी को अगर कोई घर का कोई फैमिली मेम्बर है तो उसे कहिए कि जल्दी से जल्दी जाकर लगवा लें। हाँ, थोड़ा बहुत सुनने में आता है कि थोड़ा बहुत किसी किसी केस में थोड़ा बहुत जो है टेम्परेचर हाई हो जाता है, बुखार टाइप का होने लगता है, तो वो 1 रुपया का वो आता है, पैरासीटामॉल आता है, लेके खा लीजिए, तबीयत डाउन हो जाएगा। ऐसा किसी को नहीं होता नहीं है, लेकिन बहुत कम केस आ रहा है। ठीक है दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आप कोविशील्ड लगवा रहे हैं, मुझे जहाँ तक पता है कि कोविशील्ड के बारे में, तो कोविशील्ड अगर आप पहला दिन लगवा रहे हैं, पहला दिन के बाद जो है आप क्या करिए कि 45 दिन बाद लगवाइए। 45 दिन बाद अगर लगवाएंगे ना तो आपको वैक्सीन जो है उतना ही कारगर साबित होगा, उतना ही आपको अच्छा काम करेगा। ठीक है, स्पुतनिक के बारे में तो सुन रहे हैं कि 21 दिन में जो है आपको लगवा लेना चाहिए। पहला डोज जो है आपको दूसरा लगाएंगे, दूसरा डोज जो है आपको दूसरा लगाया जाएगा। लेकिन कोविशील्ड जो है, कोविशील्ड के केस में क्या है, तो कोविशील्ड आपको दोनों एक ही दवाई है, बस अलग अलग टाइम पर लगेगा। ठीक है दोस्त, ये और कोवैक्सीन जो है, तो कोवैक्सीन जो है वो तो आपको 28 दिन में लगवाना है। कोवैक्सीन दोस्तों, अगर कोवैक्सीन की बात किया जाए तो ये जो है हैदराबाद जो है भारत बायोटेक कंपनी बना रही है। और ये जो कोविशील्ड है, कोविशील्ड को कौन बना रहा है, वो आधार पूना वाला बना रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट वाले। और स्पुतनिक तो आपको पता ही है रसिया बना रहा है। ठीक है दोस्त, तो कोई भी वैक्सीन लगवाइए, सब बढ़िया है। ठीक है, बस जल्दी से जल्दी आपका करिए, वैक्सीन लगवाइए, सबको मोटिवेट करिए, जल्दी से जल्दी सबको वैक्सीन लगवाइए। ठीक है दोस्त, वे मेरी आपसे आशा रहेगी। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।